चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को। आप में से ज्यादातर बच्चे जिनको मैं फिजिकली पहचान पा रहा हूँ वो ऐसे बैठे हुए हैं जो पीआरसी के रूट से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और तकरीबन आधे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो एफसी के रूट से यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो पीआरसी के रूट से यहाँ पहुंचे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग उन्होंने पहले ही पढ़ना शुरू कर दी थी आईए के अंदर, और वहां पर एक चैप्टर आपने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट अकाउंट्स के नाम से कि सर रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा बहुत कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आइडिया तो उन बच्चों को पहले से है, लेकिन क्योंकि सबको साथ में लेके चलना है बेटा तो इसको फिलहाल एक नया सब्जेक्ट के तौर पर ही ट्रीट करो और इस पर बातचीत शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है मेरी आज क्लास के बाद सर तबानी की क्लास भी लगी हुई है कॉस्टिंग की, ठीक है। नॉर्मली सर तबानी पहली क्लास के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो डिटेल तो सर तबानी करा ही देंगे, मैं थोड़ा बेसिक बताकर फिर बात को शुरू करता हूँ। हमारे पास अकाउंटिंग दो टाइप की एग्जिस्ट करती है, एक जिसे आप फाइनेंशियल वाली अकाउंटिंग कहते हो और एक वो जिसे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल है, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट आईएफआरएस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना शुरू करते हो आईएफआरएस के मुताबिक। तो इससे फिर ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है और ये किन के लिए कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं, जो भी बोल रहा हूँ पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सतबानी सब हैंडआउट भी शायद देते हैं, इसका बुक में मौजूद भी है सब ये बातें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली आप लोग करते हो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, लाइक शेयर होल्डर। कोई आपसे पूछे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हो, जवाब क्या दोगे? शेयर होल्डर को दिखाने के लिए। लेकिन ये जो आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हम लोग बेटा शेयर होल्डर के लिए नहीं करते, ये हम करते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हमारी इंटरनल पर्पस की अकाउंटिंग है और इसके अंदर हम अपनी इंटरनल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं, ये अपनी मैनेजमेंट के लिए करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो जिनको रुपए पैसे में नाप सको। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सिर्फ हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बल्कि हम एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं। क्या वर्ड बोला है मैंने? एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं, एक्टिविटीज का भी हिसाब करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सर तबानी अपने अकाउंटेंट के पास गए, जाकर बोल रहे हैं मैं जानना चाहता हूं पिछले सेशन में रूम S2 कितने घंटे पढ़ाने में इस्तेमाल हुआ है। अब अकाउंटेंट ने कहा सर इस किस्म का कोई रिकॉर्ड तो हम नहीं रखते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हाँ, बिजली के बिल आते हैं S2 की वजह से, उसकी पेमेंट का हिसाब मिल जाएगा। S2 में टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स को पैसे देते हैं, उसका हिसाब मिल जाएगा। लेकिन कितने घंटे S2 में क्लास हुई ये एक्टिविटीज हैं, इनका कोई हिसाब नॉर्मली हम नहीं रखते, लेकिन आप बोलोगे हिसाब बनाकर देना पड़ेगा। सर तबानी ने मैनेजमेंट से पूछा मैं जानना चाहता हूं पिछले सेशन में सर माजिद ने कितने घंटे टोटल पढ़ाया। फिर उसका मैं ब्रेकअप जानना चाहता हूं, उन घंटों में कितने घंटे FER1 पढ़ाया, कितने घंटे FER2 पढ़ाया और कितने घंटे और सब्जेक्ट पढ़ाए। मैं फर्दर ब्रेकअप जानना चाहता हूं, FER1 में कितने घंटे B1 में लगाए, कितने B2 में लगाए, कितने B3 में लगाए, कितने B4 में लगाए, कितने नोट के सेक्शन में लगाए, कितने रिफ्रेशर में लगाए, कितने वर्कशॉप में लगाए। अब अकाउंटेंट साहब ने सवाल सुना, सर पकड़ लिया। क्या बोला? भाई सर माजिद पढ़ाने के पैसे लेते हैं,
आप हमसे ये पूछो ना उनको कितने पैसे दिए, वो हमारा एक्सपेंस है। ये आप हमसे क्या घंटों का हिसाब किताब करवा रहे हो? तो सर अगर सर तबानी मैनेजमेंट से ये हिसाब मांग ले तो ये एक्टिविटीज का हिसाब है, सही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग करते हो नॉर्मली 1 साल की, एक साल की फाइनेंशियल वाली अकाउंटिंग की जाती है। एक साल से मुराद साल खत्म, उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी खत्म, नया साल, नई ट्रांजैक्शन, नई बैलेंस शीट, नया सॉसी। लेकिन ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना बेटा, ये एक साल की भी हो सकती है और कई कई सालों की भी हो सकती है, कई कई साल। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी देता हूँ। सर दमानी अकाउंटेंट के पास गए, जाके बोल रहे हैं मैं जानना चाहता हूं जब से टीएसए बनाए विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस क्या होता था, मुझे 25 साल की रिपोर्ट बना के दो। अब अकाउंटेंट साहब बैठ के 25 साल की रिपोर्ट बना रहे हैं, पहले साल बिजली का इतना खर्चा हुआ, दूसरे साल इतना हुआ, तीसरे इतना और इस साल इतना हुआ। 25 साल की इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किसी मकसद के लिए जानना चाहती है। चलो सर दबानी ने जाके अकाउंटेंट को बोला मुझे एक रिपोर्ट बना के दो सर माजिद के बारे में, जब से हमें ज्वाइन कराए विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सर माजिद को कितने पैसे देते हुए आ रहे हैं। आपने कहा सर इस साल के बारे में जान लो। आपने कहा नहीं, मुझे पिछले 18-20 साल की रिपोर्ट चाहिए। अब कई सालों का हिसाब किताब बन रहा है इंटरनल मैनेजमेंट को दिखाने के लिए, शेयर होल्डर को नहीं, इंटरनल मैनेजमेंट को दिखाने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग करते हो पास्ट की, साल खत्म, साल खत्म बना लो गुजर जाने वाले साल का सॉसी, बना लो गुजर जाने वाले साल का कैश फ्लो, बना लो गुजर जाने वाले साल की बैलेंस शीट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट की भी होती है और फ्यूचर की भी होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा बजटिंग। क्या बजट पास्ट के बनते हैं? बजट कब किसके बनते हैं? फ्यूचर के बजट बनते हैं। और बजट बनाना आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज तक नहीं सीखा होगा। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का काम है कि वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करें और फ्यूचर के बजट्स बनाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए हमें रेलिवेंट लॉ को फॉलो करना पड़ता है, लाइक आईएफआरएस। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेटा कोई आईएफआरएस नहीं है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो दुनिया में एडॉप्ट हुए हैं, बस वो प्रिंसिपल आपको भी समझने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉर्मली आप ट्रेडिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सबकी करते हो, लेकिन ये जो आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेटा, इसमें ज्यादा काम किसके लिए किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए किया जाता है। आप इस पूरी कॉस्टिंग में 95% से ज्यादा जो सवाल देखोगे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के होंगे। 5% इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बना बना के बेच रही होती हैं, वो जानना चाहती हैं कि सर जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो कितने की बनती है। अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम जानना चाहते हैं यार स्टूडेंट को हम जो सर्विस दे रहे हैं, जो चीजें पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाने की कॉस्ट कितनी है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपका जो मेन काम है वो है कॉस्ट की अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस। तो इस पूरे सिलेबस में आप किसकी अकाउंटिंग सीखोगे? एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग सीखोगे। आपने कहा समझिए एक्सपेंस की अकाउंटिंग तो हमें आती है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, डिक्रीज हो तो क्रेडिट कर देंगे। आप एक्सपेंसेस की मदद से कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना सीखोगे। सिंपल सी एग्जांपल मैं अभी बोल दूं, एक बच्चे को पढ़ाने में कितने एक्सपेंसेस लग जाते हैं, मुझे उसकी फिगर चाहिए। अब आप बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं, एक बच्चा एक सब्जेक्ट हमारे पास पढ़ता है, पढ़ाने में कितनी कॉस्ट या एक्सपेंसेस लग जाते हैं। ठीक है सर, तो बेटा यहां पर हम एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग आपके साथ डिस्कस करते हैं। जब आप कहते हो ना एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग, कॉस्ट की अकाउंटिंग, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और यहीं से फिर हमारा बात आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटा हम शुरू कर रहे हैं अब सिलेबस को, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पे जो कुछ दिख रहा हूं मेरे साथ कॉपी कर लीजिए, फिर एक एक बात समझा करता दूं।
और बताता हूं उसका हमारे फिर किस चैप्टर से क्या ताल्लुक बनेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में मैंने प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन दो बेसिक क्लासिफिकेशन लिखी है। प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। फिर लेबर कॉस्ट उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसका दूसरा नाम फैक्ट्री ओवरहेड भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में एफओएच कहते हैं। और कॉन्सेप्ट इसका होता है ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन नॉर्मल नाम लिखे हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट।
चलो बेटा, जब तक ये सब्जेक्ट खत्म होगा उस वक्त तक कॉस की इतनी सारी क्लासिफिकेशंस आपके सामने आ चुकी होगी कि सीख सीख कर आप भी थक चुके होंगे। कॉस की बेटा मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफिकेशंस की जाती हैं। अभी हमने सिर्फ बेसिक क्लासिफिकेशंस करी हैं, बात आगे बढ़ेगी अगली क्लास में, हम और क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई फिक्स कॉस्ट भी होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं, संक कॉस्ट भी होती हैं, पास कॉस्ट भी होती हैं, रेलिवेंट कॉस्ट भी होती हैं, इनरेलिवेंट कॉस्ट भी होती हैं, कंट्रोलेबल कॉस्ट भी होती हैं, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी होती हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी होती है, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी होती है, नॉन एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी होती है, एंड सो ऑन। करते 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 थक जाओगे, कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस खत्म नहीं होगी। ये जितने नाम मैंने अभी लिए हैं सिर्फ वो नाम लिए हैं जो आपके सिलेबस में आगे जाकर सामने आएंगे। इवन आपके सिलेबस में पूरा एक चैप्टर मौजूद है, कल बताया था रेलिवेंट कॉस्ट के नाम से। चलो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करो तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनको वो कहते हैं प्रोडक्शन की कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट उन कॉस्ट को कहते हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक बनता हो, और कुछ कॉस्ट कहलाती हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ना हो। हमारा जो सब्जेक्ट है वो इस तरफ है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे। पहले इनको डिस्कस करके खत्म करो कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है। इनमें से कोई एक नाम भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया हो। ये सब आप फाइनल अकाउंट में सर तबानी के साथ कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर नॉन प्रोडक्शन की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के बिजली के बिल, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डेप्रिसिएशन, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे कहलाते हैं। इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आप एडवर्टाइजिंग कर रहा हो, मार्केटिंग कर रहा हो, सेलिंग कॉस्ट। सेल्स स्टाफ को कमीशन दे रहा हो, सेलिंग कॉस्ट। अपनी प्रोडक्ट को आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे खर्च कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल पेप्सी कंपनी की गाड़ियां दिन भर रोड पे घूमती रहती हैं, क्यों? ताकि कोल्ड ड्रिंक को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अब उन गाड़ियों के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट। और इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्ट तो बन चुकी है। एंड फाइनली फाइनेंस कॉस्ट। बिजनेस करने के लिए अक्सर लोन भी लेने पड़ते हैं, लोन पे देना पड़ता है इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्ज, जिसको आप मॉडर्न नाम में फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस चार्ज कहते हो बेटा। अब आ जाओ प्रोडक्शन कॉस्ट पे जो आपका सिलेबस है। जब आप कहते हो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब ये वो कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक बनना चाहिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहली कॉस्ट वो होती है मटेरियल की कॉस्ट। बगैर मटेरियल के प्रोडक्ट बन नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर गारमेंट बनाकर बेचने, गारमेंट बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए, बटन्स चाहिए, थ्रेड चाहिए, ये कुछ बेसिक मटेरियल हैं जिनके बगैर गारमेंट बन नहीं पाएंगे। सर शुगर बनाकर बेचनी है, ठीक है, शुगर केन चाहिए, उसका जूस निकलेगा तो शुगर बनेगी। कुछ केमिकल्स चाहिए, उन जूसेस में मिलाया जाएगा तो शुगर बनेगी। सर फर्नीचर बनाकर बेचना है, बनाकर बेचना है, वुड चाहिए, फॉर्मिका चाहिए, पॉलिश चाहिए, फोम चाहिए, इस किस्म के मटेरियल चाहिए, उसके बाद आपका फर्नीचर बन पाएगा। चलो कोई अभी बोल दे सर खाना बनाकर बेचना है। अगर खाना बनाकर बेच रहा हो ये भी आपका बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। अगर आप बिरयानी बना के बेच रहा हो, चिकन चाहिए, राइस चाहिए, ऑयल चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, जिनके जरिए उसे तैयार किया जाएगा, और ये सब चीजें पैसों की मिलती हैं। इन सबको हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली कॉस्ट वो हमें लगानी पड़ती है मटेरियल वाली कॉस्ट। क्या सिर्फ मटेरियल से प्रोडक्ट बनवा लोगे? आंसर इज नो। कपड़ा रखे रखे शर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वुड रखे रखे फर्नीचर में कन्वर्ट नहीं होगा, चिकन रखे रखे बिरयानी में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो क्या करना होगा? और खर्चे करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन का दूसरा खर्चा लेबर कॉस्ट। बगैर लेबर के बेटा चीज का बनना मुश्किल है। गारमेंट बनाने लेबर लाओ, नंबर वन, ऐसी लेबर लाओ
जो कपड़े की कटिंग जानती हो, ऐसी लेबर लाओ जो कपड़े की स्टिचिंग जानती हो, और लेबर काम करने के पैसे लेगी। फर्नीचर बनाना है, कारपेंटर्स को लेकर आओ जो वुड को कट करें, फिर असेंबल्ड करें। पॉलिश वाली लेबर को लेकर आओ जो बनने के बाद फर्नीचर को पॉलिश कर सकें, और लेबर काम करने के पैसे लेगी। अगर खाना तैयार करके बेचना है तो सर किसी शेफ को लाओ, कुक को लाओ जो चिकन बिरयानी बनाना जानता हो, जब कहीं जाकर हमारा रॉ मटेरियल बिरयानी में कन्वर्ट होगा। अगर बच्चों को पढ़वाना है, टीचर को लेकर आओ, लेबर काम करेगी, सिलेबस पढ़ाएगी, जब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और टीचर भी पढ़ाने के पैसे लेता है। तो प्रोडक्शन की दूसरी कॉस्ट कौन सी हो गई? लेबर की कॉस्ट। फिर बेटा तीसरा आ रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड, और इससे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। ओवरहेड कहते हैं खर्चों को। सर ये कौन से खर्चे हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड का कॉन्सेप्ट होता है ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड में हर वो खर्चा आएगा जो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखता हो, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। पहली एग्जांपल, टीएसए के लाखों रुपए के बिजली के बिल आते हैं। क्यों? ताकि क्लासेस हो सके। क्लासेस किसके लिए होती हैं? स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये मालूम करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कितने पैसे लग जाते हैं, तो उसमें इनको इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल करनी चाहिए। अब ये मत बोलना सर हम तो बिजली से नहीं चलते। ये हकीकत है, आप बिजली से डायरेक्ट नहीं चलते, लेकिन इनडायरेक्टली वो बिजली एसी को दी जाती है, लाइट फैन को दी जाती है, लैपटॉप को दी जाती है, और इन सबकी मदद से हमारी क्लासेस होती हैं। आप डायरेक्टली बिजली से नहीं चलते, बट इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी क्लासेस में आपको पढ़ाने के लिए कंज्यूम्ड हो रही है। बात बदलते हैं। सर फैक्ट्री में ये मार्कर बनता है, अगर मैं बोलूं इसे बनाने में मटेरियल लगाए, आप बोलोगे हाँ सर प्लास्टिक लगाए नजर आता है, इंक लगी है नजर आता है। मैंने कहा ये मार्कर लेबर बना रही है, आपने कहा ठीक है समझ में आता है। मैंने कहा इस मार्कर को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, आपने कहा सर नजर तो कहीं नहीं आ रही, बिजली कहाँ लगी हुई है? डायरेक्टली नजर नहीं आएगी, इनडायरेक्टली। आपने इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री को दी, फैक्ट्री से मशीनों को दी, और मशीनों ने मार्कर बना बना के निकाला। ये मार्कर ऐसे नहीं बना होगा, प्लास्टिक रखा हुआ है, प्लास्टिक को बिजली के झटके दिए और वो मार्कर बन गया, नहीं, इनडायरेक्टली यही बिजली एक खास तरीके से मशीनों तक पहुंचाई गई, और मशीनों को ऑपरेट करवा के इनसे मार्कर बनवाया गया। तो इसको बनाने में इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी भी लग गई। सर हमारी फैक्ट्री रेंट पर है, लाखों रुपए का रेंट पे कर रहे हैं, क्यों? इन मार्कर को बनाने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं इन मार्कर को बनाने में फैक्ट्री का रेंट भी लगा है, डायरेक्टली नहीं लगा है, इनडायरेक्टली लगा है। सर मशीनें हमारी अपनी हैं, वक्त के साथ डेप्रिशिएट हो रही है। अब इन मार्कर को बनाने के लिए मशीनें डेप्रिशिएट हो रही हैं, यानी मशीनें डेप्रिशिएट हो रही हैं, तो ये मार्कर बन बन के निकल रहे हैं। अब पूछूं यार ये मशीनें लाखों रुपए हर साल डेप्रिशिएट हो जाती हैं, क्यों? आप बोलोगे मार्कर्स बनाने के लिए, इन्वेंट्री बनाने के लिए। जब मालूम करोगे इन्वेंट्री कितने की बनेगी, तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन और मशीन शामिल करोगे नहीं करोगे? इस किस्म की चीजों को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये जो है ना इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बेटा ये बहुत है, इसकी एक लंबी लिस्ट बन सकती है। और इसमें से जो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हम लोग नॉर्मली अपने सवालात में देखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं अपने पास, लिखिएगा जरा। एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट्री रेंट। पॉइंट नंबर 2, फैक्ट्री इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 3, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, मशीन इंश्योरेंस।
नेक्स्ट मशीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नेक्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट मशीन रेंट। भाईजान प्रोडक्शन के लिए कभी कभी मशीनों को रेंट पे भी लेना पड़ता है, मशीनें रेंट पे मिलती हैं हर किस्म की। सिंपल एग्जांपल जनरेटर, क्या किसी मैरिज फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन के लिए जनरेटर लोग रेंट पे नहीं लाते? ये सब क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट गैस। बेटा गैस भी प्रोडक्शन के कामों में इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड होती है। सिंपल एग्जांपल, घर में खाना पकता है, पकने के बाद गैस कहीं नजर नहीं आती, इन हकीकत है गैस कंज्यूम्ड हुई है उस खाने को पकाने में। कोई पूछे खाना कितने का पकता है, उसमें गैस का खर्चा शामिल करोगे नहीं करोगे? करना चाहिए। डायरेक्टली नहीं लगाए, इनडायरेक्टली कंज्यूम्ड हुआ है खाने के अंदर। तो पता अब जब कहते हैं मैं खाना खा रहा हूं और अकाउंटेंट की नजर से देखो, उसमें अगर आप बोलो एक खाने की प्लेट घर के अंदर 100 रुपए की तैयार होती है गैस को मिलाकर, तो आप साथ में गैस का खर्चा भी खा रहे हो। वो गैस खाने में कंज्यूम हुई है और वो खाना आपने कंज्यूम करा है, तो आप गैस को भी कंज्यूम कर रहे हो, वो भी कॉस्ट का पार्ट बन के बैठी हुई है। फिर इसके बाद दो नाम मैंने अभी और लिखवाने, जो उसके लिए मैंने मुझे चंद बातें और समझानी पड़ेंगी। जब आप कहते हो मटेरियल और लेबर, तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकी फर्दर क्लासिफिकेशंस बनाई गई। मटेरियल की हमने बेटा दो क्लासिफिकेशन बनाई, कुछ डायरेक्ट मटेरियल और कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल, और लेबर को भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले मटेरियल की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बेटा। डायरेक्ट मटेरियल नॉर्मली उन मटेरियल को कहा जाता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के मेन मटेरियल हो, प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें ट्रेसेबल हो, फिजिकली नजर आते हो, और उनकी कॉस्ट सब्सटेंशियल ज्यादा हो बनिस्बत बाकी मटेरियल के, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल लेते हैं, आपने कहा शर्ट बनानी है, एक शर्ट बनाने के लिए आपने कहा 500 रुपए का कपड़ा चाहिए, 10 रुपए के बटन चाहिए, 5 रुपए का धागा चाहिए। अब जब शर्ट तैयार होगी ना, कपड़ा तो नजर आएगा ही आएगा, बटन भी नजर आएंगे, और किसी हद तक थ्रेड भी नजर आता है, ट्रेसेबल है। लेकिन आपने कहा इस पूरी शर्ट को बनाने के लिए 515 रुपए के मटेरियल लगे, 500 रुपए का कपड़ा लगा, कपड़े पर बटन लगे, कपड़े की सिलाई धागे के जरिए की जाए, और धागा 5 रुपए का था, बटन 10 रुपए के थे, तो सबसे सिग्निफिकेंट मटेरियल कौन सा नजर आ रहा है? फैब्रिक। ठीक है सर, आपने कहा सर फैब्रिक, इसको बोल देते हैं ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, और बाकी कौन है हमारे? इनडायरेक्ट मटेरियल है। एग्जाम्पल फिर लेते हैं, सर फर्नीचर बन रहा है, आपने कहा फर्नीचर बनाने के लिए 10,000 रुपए की वुड लग गई, 5,000 रुपए का फोम लग गया, और 50 रुपए की नेल्स लग गई। नॉर्मली फर्नीचर बनने के बाद वुड नजर आ जाती है, फोम नजर आ जाता है, नेल किसी को नजर ही नहीं आती, वो कंज्यूम्ड हो गई फर्नीचर बनाने के अंदर, और उनकी अमाउंट भी बहुत थोड़ी सी थी। आप क्या बोलोगे? वुड और फोम तुम कौन हो गए? डायरेक्ट मटेरियल, नेल आप हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल। बात को फिर बदलते हैं, आपने कहा चिकन बिरयानी बन रही है, पकने के बाद राइस और चिकन सबको नजर आती है, लेकिन इसे पकाने के लिए आपने कहा 2 रुपए का सॉल्ट भी इस्तेमाल हुआ है, 5 रुपए की लाल मिर्च भी इस्तेमाल हुई है, 15-20 रुपए की आपने कुछ हरी मिर्च भी इस्तेमाल की, जो कंज्यूम्ड हो गई बिरयानी पकने के अंदर। ये सब क्या होने? इनडायरेक्ट मटेरियल, छोटे मोटे मटेरियल। हमें एग्जाम के सवाल में ये नहीं पहचानना कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है, ये सवाल में क्लियर लिखा होता है डायरेक्ट मटेरियल की इतनी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की इतनी, आपको उसकी अकाउंटिंग करके दिखाने है। इसी तरह से लेबर की भी हमने दो क्लासिफिकेशन बनाई। हमने कहा भाईजान डायरेक्ट वाली लेबर भी होती है और इनडायरेक्ट वाली लेबर भी होती है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो प्रोडक्शन के लिए बराह रास्त काम कर रही होती है, प्रोडक्ट को बनाने में बराह रास्त डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इंगेज्ड है। और इनडायरेक्ट लेबर वो कहलाती है
जो प्रोडक्ट बनाने में है बट डायरेक्टली इंगेज नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आप भी लेबर मैं भी लेबर, थोड़ा अच्छा काम करता था, मुझे आप लोगों का सुपरवाइजर बना दिया। अब आप लोग चीजें बनाते हो, मैं उसकी सुपरविजन करता हूँ, पैसे आप भी लेते हो, पैसे मैं भी लेता हूँ। आप हो डायरेक्ट लेबर, मैं सुपरवाइजर इनडायरेक्ट लेबर। सर वो क्यों? शाम हो रही है, फैक्ट्री आज के लिए बंद हो रही है, मैंने आप में से किसी से पूछा, हाँ भाई कितनी शर्ट बनाई? आपने कहा 4 शर्ट। मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे आज? आपने कहा 1000 रुपए। आप 1000 रुपए लेके 4 शर्ट बना रहे हो, 1000 रुपए दिए 4 शर्ट बनाने के लिए। मुझसे पूछा, हाँ भाई कितने पैसे लोगे आज? मैंने कहा 1500 रुपए, सुपरवाइजर हूँ। कितनी चीजें बनाई? मैंने कहा मैं बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ चीजों की सुपरविजन करता हूँ। मैं 1500 रुपए ले रहा हूं, मैंने एक शर्ट भी नहीं बनाई, डायरेक्टली मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं है। लेकिन साथ में क्या बोल रहा हूं, इस कमरे से बाहर कोई शर्ट जा नहीं सकती जब तक मैं सुपरविजन ना कर लूं। डायरेक्टली एक शर्ट भी मेरे हाथ की नहीं बनी हुई, बट इनडायरेक्टली हर शर्ट मेरी सुपरविजन में बनी हुई है। मैं कौन हो गया इसका? इनडायरेक्ट लेबर। पैसे मैं भी लेता हूं, पैसे आप भी लेते हो। आप 1000 रुपए ले रहे हो 4 शर्ट बनाने के लिए, मैं 1500 रुपए ले रहा हूं 1000 शर्ट को सुपरवाइज करने के लिए। तो मेरी कॉस्ट किसी और तरीके से एलोकेट होनी चाहिए और आपकी कॉस्ट किसी और तरीके से एलोकेट होनी चाहिए। चलो मैं इस वक्त आया हूं, पढ़ा रहा हूं, किसी सेक्शन को पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट लेबर फॉर दिस सेक्शन। मान लो कोई प्यून आया, चाय रख के चला गया, वो भी लेबर है, दिन भर टीएसए में काम करता रहता है। वो का काम क्या है? कोई भी चाय मांग ले, चाय बना के दे दो। कोई फोटोकॉपी करवानी है, फोटोकॉपी करा के दे दो। ऑफिस के छोटे मोटे काम। अब उससे पूछो, हाँ भाई तूने दिन भर काम करने के 500 रुपए लिए, किस सेक्शन के काम कर रहे हो? क्या बोलेगा, सर मैं तो टीएसए के काम करता था। डायरेक्टली वो किसी एक सेक्शन के लिए भी स्पेसिफिक काम नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली जितनी क्लासेस भी हो रही हैं वो हर क्लास के अंदर क्या है? इन्वॉल्व है। तो बेटा लेबर डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। बात बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट बिला वजह में अपने तौर पे नया पैदा करने की कोशिश करते हैं, वो आप मत कर लेना। बात करते हैं डायरेक्ट लेबर शायद स्किल्ड लेबर को कहते हैं और इनडायरेक्ट लेबर शायद अनस्किल्ड को कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अनस्किल्ड की बात करोगे तो मैं सुपरवाइजर, मुझसे बड़ा स्किल वर्कर तो है नहीं डिपार्टमेंट में कोई भी। अगली बात समझ में? तो इनडायरेक्ट लेबर वो होता, वो भी स्किल्ड ही है, लेकिन वो डायरेक्टली इंगेज नहीं है किसी खास चीज को बनाने के अंदर, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। अगर मटेरियल दो हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर भी दो हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब गौर से देखना बोर्ड पे, तो हमने ये जितनी इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बेटा, इनकी तो कैटेगरी, इनकी तो फैमिली ही अलग बनाई हुई है। और इनकी फैमिली कौन बनाई हुई है? प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड का मतलब क्या बताया था? ऑल इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जितनी भी प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट खर्चे हैं सबको इस फैमिली में होना चाहिए। अब मैंने इन दोनों को क्या बोला, चलो भाई तुम दोनों भी इस फैमिली में जाओ। जैसे ही मैं इन दोनों को इस फैमिली में ले गया तो दो एग्जांपल और मिल गए। जो आपने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में दो नाम और डाल दें, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट लेबर। तमाम इनडायरेक्ट खर्चे इसी फैमिली के मेंबर हैं। ध्यान रखोगे बेटा? अब गौर से बोर्ड पे देखना। जब इन दोनों को उठा के वहां ले गया, अब बचा क्या? जिसको आप कह रहे थे ना प्रोडक्शन कॉस्ट, वो बेटा अब बचा डायरेक्ट मटेरियल, वो बचा डायरेक्ट लेबर, और वो बचा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब पूछे, हाँ भाई प्रोडक्शन के खर्चे कितने होते हैं? क्या गिनवाना? 3। डायरेक्ट मटेरियल्स के बगैर चीजें नहीं बनती, डायरेक्ट लेबर के बगैर चीजें नहीं बनती। और चीजों को बनाने के लिए इनडायरेक्टली जितने भी खर्चे हैं वो सब एक अलग फैमिली में जमा हो जाते हैं
उनका नाम होता है प्रोडक्शन के ओवरहेड। अब इस बातों की इंपॉर्टेंस समझना, यहीं से आपके सिलेबस के कुछ चैप्टर बने। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अकाउंटिंग कैसे होगी ये आपको सर एसटी सिखाएंगे। कल एक चैप्टर लिखवाया था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, याद है? नाम एसटी का लिखवाया था, ठीक है? तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे, वो आपको सिखाएंगे। कैसे मालूम करेंगे एक बच्चे को पढ़ाने में बिजली कितनी लग गई, एक बच्चे को पढ़ाने में रेंट कितना लग गया, वो आपको ये अंदाजे लगाना सिखाएंगे। इसी तरह से डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को समझाने के लिए मेरे पास चैप्टर मौजूद है। डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये भी मैंने सिखाना है, और डायरेक्ट लेबर की अकाउंटिंग कैसे करनी है मैंने ये भी सिखाना है। इस बार जो पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो लेबर कॉस्टिंग का आया था, लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का आया था, और इसी पेपर में एक सवाल फैक्ट्री ओवरहेड का भी आया था। मटेरियल की कॉस्ट को जानने के लिए आपके स्टडी टेक्स्ट में 2 चैप्टर दिए हुए, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन के नाम से जहां पे कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करना है, और दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से। इस बार जो सवाल आया था वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आया था। इससे पिछली अटेम्प्ट में जो आया था वो भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आया था, लेकिन ऑटम 21 में जो आया था वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल आया था। तो जो बातें बेटा अभी आप ब्रीफली सुन रहे हो ना, अबे हाँ यार डायरेक्ट मटेरियल कुछ होता है, डायरेक्ट लेबर भी कुछ होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कुछ होता है, आप अब ये समझ लो। हम शायद रिजल्ट आते आते यही 3 चैप्टर कवर कर पाए। इन तीनों के अंदर पढ़ाने के लिए 4 चैप्टर हैं, मटेरियल के 2 हैं, और पढ़ाने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस भी करवानी है। आ रही बात समझ में? तो ये जो छोटी सी बात आपको लग रही है कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलती है, लेबर कॉस्ट कैसे निकलती है, इसमें बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए जो सिलेबस का पार्ट है बेटा। फिर बेटा हमारी अकाउंटिंग के अंदर कुछ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, हाथ की हाथ, वो भी आपसे सिखा दूं बेटा मैं आपको। हम लोग अपनी अकाउंटिंग में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है अभी बता रहा हूं। और एक वर्ड हम और इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट के 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले सेकंड वर्ड को समझ लो, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट हम कहते हैं उस कॉस्ट को जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे, यानी वो कॉस्ट जो कपड़े को शर्ट बना दे, वो कॉस्ट जो लकड़ी को फर्नीचर बना दे, वो कॉस्ट जो चिकन को फूड में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं 5 लाख रुपए का मटेरियल लेकर आ गया, अब मटेरियल को शर्ट में कन्वर्ट करना है। बात क्या चल रही थी, कपड़ा रखे रखे शर्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, लेबर से काम करवाना पड़ेगा। कन्वर्जन करवाना है, मैंने कहा लेबर को लेकर आओ, और लेबर काम करने के क्या लेगी, पैसे लेगी। और लेबर जब भी काम करेगी साथ में कुछ खर्चे और हो जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। अब एक बात बताओ, मैं इस वक्त लेबर आपको और जो सिलेबस में वही पढ़ा रहा हूँ, यानी आपके सिलेबस का कन्वर्जन शुरू हो चुका है। एक वक्त आप फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाओगे। मैं आज थोड़ा बहुत पढ़ा के चला जाऊंगा, जब यहाँ से जा रहा हूँ क्या बोलूंगा, आपको पढ़ाने के लिए लेबर के पैसे आप पर लग चुके हैं, और आज 1 घंटा पढ़ाने के लिए ओवरहेड भी थोड़े बहुत आप पे लग चुके हैं, यानी कन्वर्जन का काम शुरू, तो कन्वर्जन वाला खर्चा आपके ऊपर थोड़ा बहुत हो चुका है। तो कन्वर्जन कॉस्ट वो कॉस्ट है
जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे, और वो दो होती हैं, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फिर दूसरा वर्ड आ रहा है प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, किसी चीज को बनाने के जरूरी खर्चे। डायरेक्ट मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यकीनन प्राइम कॉस्ट है, यानी कोई बोले मैं डायरेक्ट मटेरियल के बगैर चीज बना के दिखाऊंगा, मुश्किल बात है। डायरेक्ट मटेरियल होगा तो उस पर काम होगा यार। प्राइम कॉस्ट का पहला एलिमेंट कौन है? डायरेक्ट मटेरियल। कपड़ा होगा तो काम होगा, वुड होगा तो काम होगा। दूसरा एलिमेंट डायरेक्ट लेबर। लेबर भी समझ में आता था, बगैर लेबर की चीज नहीं बन सकती। अब तीसरा नाम एक नया आ गया आपके लिए, वो आ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से किसी एक्सपेंस को नहीं कहते। डायरेक्ट एक्सपेंस का सिंपल मतलब ये होता है कोई ऐसा खर्चा जो इस काम की वजह से करना पड़ा, ना ये काम करते ना ये खर्चा होता, तो इस खर्चे का बराहे रास्त ताल्लुक किससे है? डायरेक्ट इस चीज से है। एग्जांपल लेते हैं, सर हमारी गारमेंट फैक्ट्री है, हर किस्म के गारमेंट के प्रोडक्ट बना बना के बेचते हैं। आज एक कस्टमर आया, हमसे कुछ टी शर्ट्स बनवाना चाहता है। अच्छा कस्टमर है, बड़ा ऑर्डर है, बातचीत चल रही है। कस्टमर ने बोला भाईजान टी शर्ट जब बन जाए, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी का जो लोगो है उसकी एम्ब्रॉयडरी हर टी शर्ट पर आप करवा के दो। मैंने कस्टमर को बिल्कुल ओपनली बोला, मैंने कहा देखो यार, हमारे कस्टमर नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाते, ना इस काम की हमारे पास मशीनें हैं, ना इस काम की लेबर है। आपको एम्ब्रॉयडरी चाहिए ना, कोई मसला नहीं है। मार्केट में बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। शर्ट मैं बना लूंगा, एम्ब्रॉयडरी आपको बाहर से करवा के पैक करवा के शर्ट दे दूंगा। कस्टमर ने बोला नहीं भाई नहीं, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे डिजाइन कॉपी हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। या तो पूरा काम आप इसी प्रीमाइसिस में करके दो, वरना मना कर दो, मैं ऑर्डर किसी और को दे देता हूँ। अब करता क्या ना करता, मैंने बोला ठीक है यार मसला नहीं है, आप ऑर्डर हमें ही दो, एम्ब्रॉयडरी हम खुद करके देंगे। ऑर्डर तो हमने पकड़ लिया। अब अपनी प्रोडक्शन टीम को बिठाया, हमने कहा भाई इस ऑर्डर को कुछ दिनों में बनाकर देना है, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मशीनें चाहिए, लेबर चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, क्या करें? किसी ने बोला ना सोचना क्या है, पैसा बहुत, मशीन खरीद लो। मैंने कहा मशीन खरीद तो लूं, वो मसला नहीं है, मसला ये है इस ऑर्डर के बाद वो मशीनें किसी काम की नहीं है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हर कोई तो करवाता नहीं है। इस जगह से परेशानी की बात क्या है? इस कराची शहर में हर किस्म की इंडस्ट्रियल मशीन किराए पर मिलती है, आज ही सीखा है, लीज पे ले लो, थोड़े अरसे के लिए लीज पे ले लो। हमने मशीनें रेंट पे ले ली, 5 लाख रुपए का रेंट भरा कुछ महीनों का, जब तक वो ऑर्डर चलता रहा। मशीनों का रेंट एक एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस वो है जिसका बराहे रास्त ताल्लुक सिर्फ इस ऑर्डर से है। ना ये ऑर्डर बनाना होता, ना मैं मशीनें रेंट पे लेता। तो मशीनों का रेंट एक डायरेक्ट एक्सपेंस है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जहां डायरेक्ट मटेरियल जरूरी था, जहां डायरेक्ट लेबर जरूरी थी, वहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मशीनों को रेंट पे लेना भी जरूरी था। इस किस्म की चीजों को बेटा हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सवाल में कभी कभी दिया हुआ होता है, कभी कभी। तो अगर कभी आपसे कहा जाए प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करो, तो नॉर्मली क्या बोलना है? प्राइम कॉस्ट के नॉर्मली दो मेंबर होते हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। और कभी कभी कौन होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। कोई पूछे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, कहना ये वो एक्सपेंस होता है जिसका किसी काम से बराहे रास्त डायरेक्ट ताल्लुक होता है, ना वो काम करना होता, ना वो एक्सपेंस हमें करना पड़ता। एग्जाम्पल एक और देता हूं बेटा, आप लोग टीएसए में पढ़ते हो, कभी तो आपने यहाँ पे वर्कशॉप लिए होंगे। कभी कभी ऐसा होता है फुल डे वर्कशॉप लगा हुआ होता है, तो मैनेजमेंट की तरफ से आपको कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है? क्या वो रिफ्रेशमेंट फ्री की होती है? नहीं सर, पैसे तो लगते हैं। अब मैं इस तरह बोलता हूँ, रिफ्रेशमेंट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप। ना वर्कशॉप हो रहा होता, ना रिफ्रेशमेंट देनी पड़ती। तो रिफ्रेशमेंट एक डायरेक्ट कॉस्ट है वर्कशॉप की वजह से। क्लासेस तो रोज होती हैं, लेकिन उसके अंदर रिफ्रेशमेंट की हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। अगर रिफ्रेशमेंट एक एक्सपेंस है, वो सिर्फ वर्कशॉप की वजह से है, तो वो किस कोर्स का डायरेक्ट एक्सपेंस है? वो वर्कशॉप का डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस किस्म के डायरेक्ट एक्सपेंस को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं बेटा। कन्वर्जन कॉस्ट में कितनी कॉस्ट आ रही है?
दो कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट कौन है? जो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दे। इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग इन्वेंट्री की 3 शक्लों से बातचीत करेंगे। पहली शक्ल, इन्वेंट्री आती है रॉ मटेरियल की हालत में। रॉ मटेरियल कहते हैं जिस हालत में मटेरियल आया था वैसे का वैसा रखा हुआ है। चिकन आई थी ऐसी रखी हुई है, राइस आए थे ऐसी रखे हुए, कपड़ा आया था ऐसी रखा हुआ है, वुड आया ऐसी रखा हुआ है, अभी तक उस पर काम शुरू ही नहीं करा है। इस मटीरियल, रॉ मटेरियल भी हमारी इन्वेंट्री है। जब प्रोडक्शन का काम शुरू कर देते हैं तो रॉ मटेरियल किस शक्ल में आ जाता है? वर्क इन प्रोसेस। क्या नाम है? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस उन चीजों को कहा जाता है जिन पर प्रोडक्शन का काम शुरू तो हो चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर कोई नामुकम्मल चीज इस वक्त रखी हुई है, वो भी हमारा एसेट है भाई, पैसे लगे हुए उसमें हमारे। और फिर फिनिश गुड। फिनिश गुड उन चीजों को बोलते हैं जो तैयार हो चुकी हैं लेकिन अभी तक बिकी नहीं है, उन्हें हम कहते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासेस खत्म हुई, दोपहर में आप घर पहुंचे, शदीद भूख लग रही है, अम्मी को ऐसे बोला अम्मी खाना, अम्मी ने बोला फिनिश गुड। समझ गए ना मतलब क्या है? खाना तैयार रखा हुआ है। अम्मी अभी बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस, मतलब खाना पकना शुरू हो चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर अम्मी ने ये कह दिया रॉ मटेरियल, चल भाई फिर तो जान निकल गई, मतलब काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें। जब ये कॉस्टिंग पढ़ लोगे ना, आगे जाओगे बहुत कुछ सीखोगे। अम्मी ने ऐसे ही बोला वर्क इन प्रोसेस, आप हंस दिए, ये आप प्रोफेशनल भी बन गए। कॉस्टिंग पढ़ा हुआ आपने, अम्मी को ऐसे बोला, मान लो अम्मी भी कॉस्टिंग समझती हैं, ठीक है। आपने अम्मी से बोला अम्मी वर्क इन प्रोसेस, व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस वर्क इन प्रोसेस? अम्मी ने जवाब दिया डायरेक्ट मटेरियल के लिहाज से 100%, कन्वर्जन के लिहाज से 80%। मतलब जो खाना मैं पका रही हूं इस पर जितना डायरेक्ट मटेरियल लगना था सारा लग चुका है, कन्वर्जन के लिहाज से 80% काम हो चुका है। अब अम्मी ने प्रोफेशनल सवाल आपसे पूछा, आपने कहा बेटा वो खाना जो मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्जन के लिहाज से 100% कंप्लीट, 80% कंप्लीट है, जल्दी बताओ अब तक खाना कितने का बन चुका है? और ये आपके सिलेबस में है, मैंने ही सिखाना है। चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसमें हम यही मालूम करेंगे नामुकम्मल चीजों की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अरे बात समझिए बेटा। तो बहरहाल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, दिमाग खोलने वाला सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ पढ़ो, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करोगे। बेसिक बातें समझ में आ गई। इंशाल्लाह अगली क्लास से अब मैं अपने चैप्टर को शुरू कर दूंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। थैंक यू सर।